हरिओम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट के 2018 क्वेश्चन पेपर को जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने पेपर वन पूरा सॉल्व कर दिया है, जो कि 4 वीडियोज है। वो आपके इसी संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल के ऊपर में ही है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों वीडियोस जो लोग कल एग्जाम देने जा रहे हैं 16 तारीख को या आगे एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आप पेपर वन रखो, चाहे आप पेपर टू में रखो, दोनों में बहुत हेल्पफुल होंगे ये चारों वीडियोस। अब हम लोग इस वीडियो में पेपर टू का करने वाले हैं, लैंग्वेज वन। लैंग्वेज वन में क्या होता है, आपका 91 से लेकर के 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। लैंग्वेज टू अगर चूज करते हैं तो 121 से लेकर के 150 तक प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग 91 से 120 में से 91 से 105 प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 91 से 120 प्रश्न भी ना दो भागों में विभक्त होता है। 15 प्रश्न होते हैं आपके भाषा, संस्कृत भाषा शिक्षण पर, शिक्षण पद्धति पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर, इन सब पर आधारित होते हैं। और जो 15 प्रश्न होंगे वो गद्य और पद्य पर आधारित होंगे, ठीक है। गद्य एवं पद्य पर आधारित होंगे। तो इसलिए इसमें हम लोग संस्कृत भाषा शिक्षण वाले प्रश्न करेंगे और संस्कृत के ये प्रश्न होंगे। पेपर टू आपको पता ही होगा, ये सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। पेपर वन जो होता है प्राइमरी लेवल के लिए होता है, जो कि मैंने करवा दिया है। चारों वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी में भी, जो नीचे आपका कमेंट से ऊपर होता है, उसमें मैं चारों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रश्न पत्र है। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र, लैंग्वेज कोड इसका 16 होता है। भाग 4 में क्या होता है आपका, यहां दिया हुआ है। हिंदी में दिशा निर्देश देखेंगे तो ये देखिए, भाग 4 भाषा 1 संस्कृत, इसमें प्रश्न संख्या 91 से 120 होते हैं। और भाग 5 भाषा 2 प्रश्न संख्या 121 से 150 होता है इसमें, ठीक है। तो इन प्रश्नों को उत्तर करने होते हैं। और इसमें टोटल जो होता है आपका, जो लोग लैंग्वेज वन के रूप में चूज किया हो जिन्होंने, तो वो लोग आपका 91 से 120 करें। और जिन्होंने लैंग्वेज टू में चूज किया है वो 121 से लेकर के 150 करें, ठीक है। यही है, ये बिल्कुल वही दिशा निर्देश आपके संस्कृत में भी दिए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे। बाकी दिशा निर्देश पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चतुर्थ भागस्य प्रश्नानाम उत्तराणि दद्युः यदि तहि संस्कृत प्रथम भाषा रूपेण चितम। यदि उन्होंने प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है, तभी तभी इन 191 से 120 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्षम्यताम। अब ये देखिए, यहां से शुरू होता है हमारा प्रश्न। भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थी नाम कृते अत्यंत उपयुक्ता पद्धति का। भाषा शिक्षण में जब कभी भी हम भाषा पढ़ाते हैं उस समय में, शिक्षण के दौरान बलहीन विद्यार्थी, यहां पर बलहीन का मतलब क्या है कि जो शारीरिक रूप से बलहीन नहीं, जैसे पतला हो गया, हाँ दमी नहीं है, ऐसा नहीं। बलहीन का मतलब कमजोर विद्यार्थी, कमजोर जो अपने भाषा सही से सीख नहीं पा रहा है, उसमें कमजोर विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयुक्त पद्धति कौन सी होती है? व्यक्तिगत शिक्षणम, समूह शिक्षणम, युग्म शिक्षणम या उपयुक्तम सर्वोपरि। तो देखिए, जब कभी भी विद्यार्थियों के लिए तीनों के तीनों उपयुक्त पद्धति है। व्यक्तिगत शिक्षण भी है, समूह शिक्षण भी है, युग्म शिक्षण भी है। हाँ, ये उपयुक्त, अगर मान लो ये पूछता ना कि विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है, तो तीनों है। परंतु जो सबसे ज्यादा कारगर पद्धति है वो व्यक्तिगत शिक्षण है। अत्यंतम उपयुक्तम पद्धति, अत्यंतम उपयुक्ता पद्धति। तो ये इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उपयुक्त पद्धति जो है वो आपकी व्यक्तिगत शिक्षण है। हाँ, क्योंकि जब आप पर्सनल रूप से किसी को सिखाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से सीख सकता है, उसको फिर मतलब समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 92 पे। भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतत् अनिवार्यम यत् तच्च वस्तुनिष्ठम विमर्शात्मकम सर्वतोमुखम एवं व्यवहार परकम विश्वसनीयम एवं योग्यम
उपर्युक्तम सर्वमपि। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए मतलब क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन इंग्लिश भाषा में वस्तुनिष्ठ को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके हर परिप्रेक्ष्य को, तो वस्तुनिष्ठ तो होगा ही होगा, और साथ में विमर्शात्मक मूल्यांकन भी होगा, तो ये तो होगा ही होगा। सर्वतोमुखी होता है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, सर्वतोमुखी होता है और व्यवहार परक भी होता है, बिल्कुल सही है, ये भी होगा। विश्वसनीय एवं योग्यम, तो विश्वसनीय, विश्वास करने, वस्तुनिष्ठ तभी तो है। हाँ, वस्तुनिष्ठ, देखिए एक तो होता है वस्तुनिष्ठ और दूसरा होता है व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन जो होता है ना, वो विश्वसनीय नहीं होता। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो होता है वो विश्वसनीय होता है। तो विश्वसनीयम एवं योग्यम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्तम सर्वम अपि। उपयुक्तम मतलब चार, तीनों के तीनों, वस्तुनिष्ठ, विमर्शात्मक, सर्वतोमुख, व्यवहार परक, विश्वसनीयम एवं योग्यम, उपर्युक्त, एतत् एते त्रयाः अपि भविष्यन्ति। हाँ, तो ये अनिवार्य होते हैं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 93 पे। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति, यहां पर यह चीज याद रखना, अस्ति और नास्ति, थोड़े से कंफ्यूजन के कारण प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। और अभी तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न को ठीक से पढ़ना, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है विचारानाम अभिव्यक्ति, बिल्कुल भाषा शिक्षण का उद्देश्य विचारों को अभिव्यक्त करना, यही तो है भाषा का सबसे प्रमुख उद्देश्य, तो ये तो है ही। हाँ, पब्लिकेशन ऑफ थॉट्स, बिल्कुल सही है। भाषाया अधिगम, जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं, जब भाषा हम सिखाते हैं, तो भाषा का अधिगम होता है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, करना पड़ता है क्या, करना होता ही है। तो इसमें ये भी होगा। लेखन दक्षता, प्रोफिशिएंसी राइटिंग, तो ये चीजें नहीं होगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में जब हम सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो उस समय में लेखन दक्षता नहीं आती, उसके लिए फिर वो लिखना सिखाना होता है, तो लेखन दक्षता नहीं आती। सृजनात्मकता, बिल्कुल सही है, भाषा शिक्षण के दौरान इसका उद्देश्य होता है कि सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बढ़े, जो वो बच्चा सोच रहा है उसको वो अमूर्त रूप में जो है उसको मूर्त रूप में भाषा के माध्यम से उसको प्रकट करे, तो वो सृजनात्मकता जो होगी वो भी होती है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों उद्देश्य है, परंतु लेखन दक्षता इसका उद्देश्य नहीं। ठीक है, भाषा शिक्षण, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या, क्योंकि नास्ती पूछा हुआ था, देख सकते हैं हम लोग, नास्ती, तो इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 94 पे। भाषा कौशल संदर्भे, लैंग्वेज स्किल, किम वा कथनम सत्यम नास्ति, फिर से नास्ति पूछ रहे। ठीक है, ये नास्ति और अस्थि पे ध्यान रखना। भाषा कौशल संदर्भ, लैंग्वेज स्किल, बहुत 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 बढ़िया, ये इस पे प्रश्न हर बार आता ही आता है। तो क्या है, भाषा कौशल विकासार्थम व्यवहारापेक्षया भाषा सिद्धांत प्रधाना, तो मतलब क्या बोलता है कि भाषा कौशल के विकास के लिए व्यवहार के अपेक्षा भाषा के जो सिद्धांत है, जो भाषा के जो नियम है, वो प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर व्यवहार का अपेक्षा, व्यवहार में तो बहुत कुछ चल जाता है, लेकिन भाषा के नियम जो है वो प्रधान होते थे, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बालाः श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखन क्रमेणेव भाषाम अधीयन्ते। ठीक है, तो देखिए, पहले बच्चे जो है ना वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस क्रम में ही भाषा का अध्ययन करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये और भाषाओं के तो ठीक है, लेकिन संस्कृत भाषा के लिए ये गलत है, क्योंकि बच्चे ना तो श्रवण करते हैं, टीचर, सबसे पहली बात होती है टीचर संस्कृत में सुनाते, संस्कृत में पढ़ाते नहीं है।
जब संस्कृत में पढ़ाते नहीं है, बच्चे सुनते किसका है? हिंदी भाषा। तो संस्कृत भाषायाः श्रवणम न कुर्वन्ति, बालक जो है वो संस्कृत भाषा का श्रवण नहीं करते हैं, और जब श्रवण नहीं करते हैं, तो बच्चे भाषण नहीं करते हैं, वो केवल क्या करते हैं? आपका पढ़ते हैं, पठन, पठनम और लेखन, लेखन क्रम, इन दोनों क्रम में ही वो अध्ययन करते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका श्रवण और भाषण, ये दोनों, ये क्रम जो है, ये क्रम वैसे भाषा का बिल्कुल सही क्रम यही है, परंतु संस्कृत में ये अप्लाई नहीं होता है, इसलिए ये वाला जो है भाषा कौशल संदर्भ में ये गलत होगा। ठीक है, पाठशालासु पठन लेखन कौशलयोः कृते बलम देयम, पाठशालाओं में यानी कि स्कूल या विद्यालयों में पठन के ऊपर में और लेखन कौशल के ऊपर में बल देते हैं। हाँ, बल देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही है बात। श्रवण और भाषण पर स्कूल के अंदर में कहाँ दिया जाता है? बच्चे क्या है, 10वीं तक संस्कृत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ बोल पाते हैं संस्कृत? नहीं बोल पाते हैं। तो कारण यही है, श्रवण और भाषण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, उपर्युक्तानि सर्वाण्यपि कौशलानि परस्परम संबद्धानि, तो उपर्युक्त जितने भी कौशल है वो सबके सब क्या है? परस्पर संबद्ध है। तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे तो परस्पर संबद्ध होते ही है ना। जितने भी कौशल है, चाहे आप ले लो ये श्रवण ले लो, भाषण ले लो, कोई भी कौशल ले लो, वो सारे के सारे कैसे हैं? आपके एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, क्योंकि क्या पूछा है, कौन सा कौशल सत्य नहीं है? तो बिल्कुल ये वाला सत्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 95 पे। बालाः तां भाषां बहु शीघ्रं शिक्षयन्ति यस्याः व्याकरणं सः व सा न जानाति कस्य वचनमिदम्। अब ये बिल्कुल देखिए, ये आपका बालक वो भाषा बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिनका व्याकरण वह नहीं जानते हैं। ये किसका कथन है? महर्षि पतंजलि का, लॉर्ड स्वीट्स इत्यस्य, लॉर्ड मेकाले इत्यस्य, या जीन पिगेट इत्यस्य? तो देखिए, ये जो कथन है ना, ये कथन किसका है? ये कथन आपका लॉर्ड मेकाले का है। ठीक है, लॉर्ड मेकाले का है, और जिसने कि हमारे यहाँ पे एक बिल्कुल आपको शिक्षा पद्धति ही बनाई, और आज यही कारण है कि हम लोगों की जो भाषा अध्ययन, संस्कृत भाषा जो है लुप्त हो गई, इसके पीछे लॉर्ड मेकाले का ही हाथ है। ठीक है, इसी ने ही अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाया, और इसीलिए इसने क्या किया कि व्याकरण पद्धति लेकर के आई, अनुवाद पद्धति। ठीक है, अनुवाद पद्धति, ट्रांसलेशन मेथड, यही नहीं तो फिर इससे पहले हम लोग ट्रांसलेशन मेथड से नहीं पढ़ते थे, और बहुत से लोग थे संस्कृत भाषा बोलने वाले थे। ये लॉर्ड मेकाले का कारण है कि लॉर्ड मेकाले ने 1935 में जो है शिक्षा नीति, 35 या कंफर्म नहीं हूँ, हाँ 1935 ही होगा, हाँ, इसमें शिक्षा नीति लेकर के आई, और फिर उसके बाद में फिर ये अब हाल देख रहे हो संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था प्रश्न, एक बार देख लो। बच्चे वो भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं जिनका व्याकरण वो नहीं जानते हैं, तो ये बिल्कुल ये लॉर्ड मेकाले का कथन है, आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 96 पे। ठीक है, कक्षायाम् अध्यापन समये विद्यार्थिनः कठिन प्रश्नान् संशयाश्च पृच्छन्ति चेत् भवान् भवती किम करोति? क्लास में अगर बच्चे कठिन प्रश्नों को पूछते हैं, ठीक है, तो आपको या संशय अपने मन का पूछते हैं, तो आप क्या करोगे? आप या मतलब शिक्षक के रूप में या शिक्षिका के रूप में आप क्या करोगे? पूर्वमेव संपूर्ण सज्जता कृत्वा कक्षायां तेषां प्रश्नानां उत्तरं संशय निवारणं करोमि। ठीक है, पहले ही अच्छे तरीके से तैयारी करके, सज्जतां कृत्वा मतलब संपूर्ण अच्छे तरीके पूरी तरीके से तैयारी करके
क्लास में कक्षायाम तेषां प्रश्नानां, क्लास में उनके प्रश्नों का उत्तर या संशय निवारण करूंगा करूंगा या करूंगी। ठीक है। तेषां सर्वान् प्रश्नान् संशयान् लिखित्वा अनंतरदिने परिष्करोमि। ये उसके सभी प्रश्नों को लिख करके और संशयों को लिख करके अनंतर दिन यानी कि बाद के दिन के अगले दिन में उसका परिष्करोमि ठीक करूंगी। तान् पुस्तकं पठितुम् उक्त्वा तदनु चर्चां कृत्वा संशय निवारणं करोमि तथा च प्रश्नानाम् उत्तरम् अनंतरम करोमि। हाँ, उनको पुस्तक पढ़ने के लिए कहकर, उक्त्वा मतलब कहकर, तदनु उसके बाद चर्चा करके संशय निवारण करूंगा और तथा च प्रश्नानाम उत्तरम अनंतरम करूंगी, और फिर जो है प्रश्नों का उत्तर बाद में करूंगे। तादृश विद्यार्थिन तर्जयित्वा अनुशासने भवितुम आदिशामि। ऐसे विद्यार्थियों को डांट करके, तर्जयित्वा मतलब डांट करके, अनुशासन में रहो ऐसा आदेश दूंगा। दूंगा या दूंगी, मतलब शिक्षक है तो दूंगा, शिक्षिका है तो दूंगी। अब ये क्या पूछ रहे हैं, यही प्रश्न देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियोस देखिए, पेपर 1 में भी यही प्रश्न पूछा हुआ। ठीक है, पेपर 1 में भी यही प्रश्न पूछा था और यहां पर भी यही प्रश्न इन्होंने पूछा है। बस थोड़ा सा उनको भाषा लैंग्वेज चेंज कर दिए, बाकी प्रश्न यही है, ऑप्शंस भी सारे यही थे। और उस समय में मैंने एक बात कही थी कि ये जो है ना तर्जयित्वा, नकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन, ये तो कभी भी नहीं देना। बच्चों को डांटना तो कभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। इसका उत्तर क्या होता है, ये टीचर जो है सबसे पहले अपने पहले से ही पढ़ाने से पहले जाए और पूरी तरीके से तैयारी करके जाए कि बच्चे कोई भी प्रश्न पूछेगा, जो कुछ भी प्रश्न पूछेगा उसको उसी समय उत्तर दे दिया जाएगा। तो ये है पूर्व में पूर्ण सज्जता कृत्वा, पहले ये संपूर्ण पूरी सज्जता तैयारी करके क्लास में प्रश्नों के उत्तर और संशय निवारण। ठीक है, 96 हो गए। 97वां प्रश्न, रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षति भवति। ये भी प्रश्न उसमें पूछा हुआ है पेपर 1 में। तो बिल्कुल देखिए, पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों का ना ये जो मनोविज्ञान वाले प्रश्न है, ये जो आपके शिक्षण पद्धति वाले प्रश्न है, लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो इसलिए जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग पेपर 1 वाले वीडियोस भी देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रटनाभ्यास कारणेन, के कारण से विद्यार्थियों के विकास में कीदृश क्षति भवति, कैसी क्षति होती है, कैसा मतलब किस प्रकार का नाश होता है या किस प्रकार की कमी आती है। तेषां बुद्धि विकासः न भवति, उनका बुद्धि का विकास नहीं होता। तेषां आत्मविश्वासः नष्टः भवति, उनका आत्मविश्वास नष्ट होता है। ते कक्षा अध्यापन कर्मणि दूरीकृता भवन्ति, वो लोग क्लास के पढ़ाने के कर्म से दूर होते हैं। या ते अध्ययनस्योपरि श्रद्धां कर्तुं न शक्नुवन्ति, वो लोग अध्ययन के ऊपर में श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने उस वाले में भी समझाया था, उनका बुद्धि विकास, रटना अभ्यास कारण से बुद्धि विकास क्या नहीं होता है, क्या होता है, ये तो होगा ही होगा। तेषाम आत्मविश्वास नष्ट होती नहीं, बिल्कुल आत्मविश्वास नष्ट नहीं होता है, उनका आत्मविश्वास उल्टा बढ़ता है, तो ये भी होगा। ये अध्यापन क्रम से दूर होते, ये भी ये भी ये भी होगा, वो अध्यापन क्रम से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो क्या है, जो उनका नाश जो होता है ना, ये कीदृश क्षति भवति, तो ये होता है वो अध्यापन के ऊपर में श्रद्धा नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये इसका नाश होता है। क्योंकि क्या है, जब अगर वो बच्चे रटने लग जाते हैं तो फिर वो क्या है, पढ़ाने के ऊपर में उनके विश्वास नहीं होता है, वो रट लेते हैं, सोचते हैं अब तो मैंने रट लिया, हो गया। तो ऐसा है, विश्वास श्रद्धाम कर्तुम न शक्नुवन्ति, ऐसा। तो इस प्रकार का क्षय हो जाता है, क्षति होती है। फिर आते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था, इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक पद्धति। एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है।
ठीक है, ये दोनों मेथड होते हैं। भाषा शिक्षणे आगमनात्मक पद्धते एषः लाभः अस्ति। भाषा शिक्षण में आगमनात्मक पद्धति का ये लाभ है। विद्यार्थी भी गृह कार्य करणस्य आवश्यकता नास्ति। विद्यार्थियों को होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थीषु रटनाभ्यासस्य अभावः भवति। विद्यार्थियों में रटनाभ्यास का अभाव होता है। कक्षायाम अनुशासनम रक्षितम भवति। क्लास में अनुशासन जो है वो रक्षित रहता है। विद्यार्थिना अल्पे एव समये अधिकम पठितुम शक्नुवन्ति। विद्यार्थी जो है कम ही समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसका लाभ पूछा आगमनात्मक पद्धति का, तो सबसे बड़ा इसका जो लाभ होता है, सारे लाभ हैं परंतु सबसे बड़ा जो इसका लाभ है वो यही है, विद्यार्थियों का रटने का रटने के अभ्यास का अभाव होता है। यानी कि बच्चे अब रटना कम करने लग जाते हैं आगमनात्मक पद्धति से। ठीक है, उनको समझ में आने लग जाता है तो फिर वो रटना कम कर देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 99 पे। भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्तेः स्वाभिप्राय प्रकटनाय उत्तमं माध्यमम अस्ति। तो देखिए, भाषा तावत, भाषा जो है वो इस अभिव्यक्ति का, एतस्य अभिव्यक्ति, हाँ, स्वाभिप्राय प्रकटनाय, अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए उत्तम माध्यम है। ठीक है, बिल्कुल। ये भी मैंने उसमें करा दिया था, पेपर 1 में आया था। देख रहे हैं, सारे प्रश्न पेपर 1 के आ रहे हैं। बिल्कुल यही प्रश्न था और मैंने बताया भी था, डिटेल में बताया था। देखिए, भाषा जो है किसका, अभिव्यक्ति को प्रकट करने का और स्वाभिप्राय प्रकट करने का सबसे बड़ा माध्यम है। क्या है? प्रचार का, प्रोपोगेशन का, संग्रह, कलेक्शन, आदान प्रदान, विनिमय या उपयुक्तम सर्वमपि। तो इसका आदान प्रदान विनिमय, इसका आंसर होगा कि भाषा का मतलब ही क्या है, उसके अपने विचारों को दूसरों को प्रदान करें और उनके विचारों को खुद ग्रहण करें। तो ये स्वाभिप्राय प्रकट के लिए आपका भाषा जो सबसे बड़ा माध्यम है आदान और प्रदान का, विनिमय करने का। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 100। भारतीय बालैः निम्नलिखितेषु किम अध्येतव्यम। भारतीय बालकों को निम्नलिखित में से क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, मातृभाषा, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा और कापि तीसरा भाषा। ये भी प्रश्न आया है और ये भी प्रश्न मैंने बताया था उसमें पेपर 1 में। बिल्कुल, कहा आपी तीसरा भाषा इसका आंसर होगा। कोई भी 3 भाषाएं जो कि आपका मानते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हमारे यहाँ पे चलता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि आप लोग जानते ही हो। उसमें एक तो होता है मातृभाषा, हिंदी, और साथ में एक और कोई हिंदी या इंग्लिश, और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, बंगाली, उर्दू, जो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे 3 भाषाएं चलती हैं। नहीं, हिंदी, इंग्लिश और एक मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है, मातृभाषा हिंदी इंग्लिश, मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, या आपका कोई भी प्रादेशिक भाषा। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला हमारे यहां पर चलता है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 121, 101, 121 नहीं, 101। कस्यांचित समावेशी कक्षायां भाषा शिक्षण संदर्भे एका समस्या। किसी समावेशी क्लास में, समावेशी कक्षा मतलब क्षम्यतां, भाषा शिक्षण संदर्भ में एक समस्या है। कौन सी समस्या है? समुचित भाषाधिगम परिवेश विकासस्य असामर्थ्यम। समुचित भाषा के अधिगम
समझने के लिए परिवेश जो होता है ना, परिवेश मतलब कि क्या होता है आपका, ये कि क्लास के अंदर में वैसा वातावरण बनाने के विकास का, परिवेश के विकास में असमर्थ होना, ये सबसे बड़ी समस्या है भाषा शिक्षण संदर्भ में। हाँ, समुचित भाषा अध्ययन सामग्री अभाव, ये समस्या नहीं है, बहुत सारे भाषा अध्ययन सामग्रियां मिलती है। विद्यार्थियों योग्यता विषयक विषमता, विद्यार्थियों का योग्यता विषयक विषमता जो है ये भी समस्या नहीं है। विद्यार्थी नाम आसक्तो असमानता, विद्यार्थी की आसक्ति में, आसक्ति मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति जो होता है ना, जैसे आपके कोई दिव्यांग विद्यार्थी है, समावेशी कक्षा का मतलब क्या हुआ, उसमें दिव्यांग भी क्लास में है, दिव्यांग प्लस सामान्य, दोनों विद्यार्थी जहां होते हैं उनको बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो उसमें बच्चों की आसक्ति की असमानता, बच्चे जो दिव्यांग लोगों से आसक्ति नहीं कर पाते, तो ये इसकी असमानता, ये भी समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है क्या है, अधिगम का परिवेश करना, बच्चे आपस में उस तरीके का वातावरण बनाना और उस विकास में ऐसा करने में असमर्थ होना, ये सबसे बड़ी समस्या। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 102 पे। मातृभाषा शिक्षणस्य ज्ञानोद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किम नास्ति, मातृभाषा शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। भाषा तत्वानां पर्याप्त ज्ञानम, भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान, विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, या भाषायां विभिन्न प्रकाराणां लेखानां लेखनानां विषयक ज्ञानार्जनम। तो क्या बोल रहे, देखिए, मातृभाषा शिक्षण के ज्ञान के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या नहीं है भाषा शिक्षण, मातृभाषा शिक्षण में। तो भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान, ये तो है ना, बिल्कुल भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान, ये उद्देश्य है कि भाषा तत्वों का पर्याप्त ज्ञान हो, तो नहीं है पूछा है, तो ये तो होना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न फिर क्या है, विषय वस्तु का विषय वस्तु का ज्ञानार्जन, ये भी होना चाहिए, तो ये भी है। उच्चारण से ज्ञानार्जन, उच्चारण का ज्ञानार्जन, उच्चारण का ज्ञानार्जन नहीं होता है, ज्ञान का उद्देश्य में उच्चारण का ज्ञानार्जन नहीं होगा। और भाषा में विभिन्न प्रकार के लेखना नाम, लेखों के विषयक ज्ञान का अर्जन, तो ये भी होगा। तो इसका आंसर जो है नास्ति पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यही हो जाए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 103 पे। निम्नलिखितेषु का वा शिक्षण पद्धति अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति है। तो ये तो बिल्कुल यही प्रश्न पेपर 1 में भी था। जिन लोगों ने पेपर 1 की वीडियो देखी होगी, वो लोग इसको पढ़ते ही सबसे पहले सीधा आंसर करेंगे क्या, सर्वव्यापी पद्धति है। मैंने बताया था चयन पद्धति, सिलेक्शन मेथड, बिल्कुल टीचिंग मेथड के अंदर सिलेक्शन मेथड आता है, चुना जाता है, बिल्कुल सही है। रुचि पद्धति, बच्चों का इंटरेस्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये भी होता है। प्रेरणा पद्धति, बच्चे मोटिवेट हो, ये भी होता है। तो इसका आंसर सर्वव्यापी पद्धति है। यही चीज, बिल्कुल यही ऑप्शन भी आपका पेपर 1 में भी था। तो इसलिए आप पेपर 1 के वीडियोस भी जरूर देखिए, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चाहे आपका पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, अगर आप संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि 30 में से 30 नंबर भी आते हैं, और अगर मान लीजिए 30 में से 30 नहीं आया तो 28 29 नंबर भी आया तो बहुत हो जाता है आपको, क्योंकि सीटेट जो होता है वो क्वालिफाई करना है, 90 नंबर लाना है। तो इसलिए आप इसको सीरियस होकर के ये वीडियोस देख लीजिए, पर्याप्त रहेगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एतदर्थम उपयुक्ता भवति, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री किस लिए उपयोगी होती है, यह भी पेपर 1 में आया था। ठीक है, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, या उपयुक्त न किंचित। तो देखिए इसमें बिल्कुल
जो दृश्य और श्रव्य सामग्री होती है वो शुद्ध उच्चारण के लिए होती है। ठीक है, जो बच्चे लोग जो है वो शुद्ध उच्चारण कर सके इसके लिए आपका जो दृश्य ऑडियो विजुअल एड्स बोलते हैं इसे। ठीक है, एड्स दो मतलब जो टीचिंग एड जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें एक ऑडियो विजुअल एड होता है। एक तो ऑडियो एड होता है यानी कि दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है, और एक श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार की होती है। जैसे आप देख सकते हो टीवी, टीवी भी एक वो है आपका। टीवी के माध्यम से मतलब टीवी के अंदर में जैसे कोई सीडी लगा करके दिखाया बच्चे को कोई टीचिंग का, तो इसमें वो सीख सकते हैं, तो उसमें दृश्य दिखता भी है और सुनता भी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, उपचारात्मक पद्धति रेमेडियल कोचिंग, ये भी मैंने करवा दिया था पेपर 1 में, बिल्कुल आप देख सकते हो। समस्यानाम अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धयति, समस्या के समझने के लिए समस्या के ज्ञान के लिए अपेक्षित कठिनता का स्तर बढ़ाता है। ये होगा क्या? नहीं। समस्यानाम निवारणे विजयम प्राप्यति, समस्या के निवारण में ये विजय प्राप्त कराता है, बिल्कुल सही है। रेमेडियल क्लासेस यही तो करवाता है, समस्या का निवारण हो सके, उपचारात्मक पद्धति। व्यतिक्रमेण समस्या समस्या प्रस्तुति करोति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो समस्या प्रस्तुतिकरण व्यतिक्रम मतलब उल्टे क्रम में नहीं करता। समस्या अधिकृत्य है भाषा सिद्धांतानाम ज्ञानम ददाति, समस्या को लेकर के भाषा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा। 105 प्रश्न हो गए। अब अगला वीडियो हम लोग गद्यांश पद्यांश पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ये अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दोस्त भी पढ़ सकते हैं, उन लोगों का भी क्लियर होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।